We started Nerdos with the simple idea of making CLAT preparation simple and sensible. CLAT preparation को सिंपल बनाने में जो सबसे पहला स्टेप है, it is to formulate a CLAT strategy. No matter what stage of preparation a CLAT aspirant is on, he or she always needs a coherent strategy. But most of the strategy that we find are either impractical or too complex to understand. So at Nerdos, after reviewing what we did in CLAT at our times, what toppers are suggesting these days by watching a lot of topper interviews, and after a lot of brainstorming, we have created a simple and sensible, as the motto goes of Nerdos, strategy for you. The Nerdos CLAT Ultimate Strategy will be the only CLAT strategy that you will ever need. Before I tell you what this CLAT strategy is all about, let me make a few very weighty claims. Claim number one, this will be the simplest strategy that you will ever see. लेकिन सिर्फ ये स्ट्रैटेजी सिंपल है, इससे ये मतलब नहीं होगा कि दिस विल नॉट बी द इफेक्टिव स्ट्रैटेजी. Our claim number two is that this will be, if followed, the most effective class strategy that you will ever have. इस स्ट्रैटेजी में हमने ये इंश्योर किया है कि इट कैन adjust itself to the particular requirements of the CLAT aspirants. हमको पता है कि कुछ CLAT aspirant 12th क्लास में होंगे, कुछ CLAT aspirants वापस से CLAT को दे रहे होंगे, तो उनके पास डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम हो सकता है. हमको ये भी पता है कि CLAT aspirant कुछ सब्जेक्ट्स में अच्छे होते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स किसी किसी के अच्छे नहीं होते. इस स्ट्रैटेजी को आप अपने हिसाब से फ्लेक्सिबल बना सकते हैं. बट इफ यू विल फॉलो दिस स्ट्रैटेजी, वी कमिट टू यू that you will see a significant increase in your CLAT score. So without further ado, let us begin this ultimate CLAT 22 strategy. हमने हमारी CLAT स्ट्रैटेजी को 4 स्टेप में बांटा है. हर बार जब भी आपको किसी चीज़ की स्ट्रैटेजी बनानी है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यू अंडरस्टैंड द सिलेबस ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जाम. So our step 1 will be to understand the class syllabus. फिर we will make a detailed plan जो कि हर इंडिविजुअल के रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट हो सकता है. उसके बाद इम्पॉर्टेंट ये होगा कि हम एक फीडबैक लूप बनाएं, और लास्ट में we will incorporate some steps so that we can work on our weaknesses. So let us go to the first step of ultimate CLAT 22 strategy. Understanding the syllabus. क्लैट के सिलेबस को अंडरस्टैंड करने का सबसे बेस्ट सोर्स होता है कंसोर्शियम की वेबसाइट. पर कंसोर्शियम की वेबसाइट से क्लैट सिलेबस समझ लेना बड़ा आसान नहीं है. इसलिए वी हैव सिंप्लीफाइड द एंटायर क्लैट सिलेबस. क्लैट सिलेबस में जनरली 5 सब्जेक्ट्स हैं: क्रिटिकल रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, लीगल एप्टीट्यूड, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड करंट अफेयर. वन अप्रोच कुड बी टू डिवाइड द एंटायर क्लैट टॉपिक्स in these 5 subjects. But Nardo's CLAT strategy does a few things a little differently. हमने हमारी क्लैट स्ट्रैटेजी में सिलेबस को 2 पॉइंट्स में बांटा. एक ऐसी चीज जो हमेशा ऑन रहेगी, ऑलवेज ऑन. दीज आर द थिंग्स दैट यू विल हैव टू डू ऑन अ डेली रेगुलर बेसिस. और कुछ ऐसी चीज जो एग्जीक्यूटिबल है, जो कि आपको एक बार पढ़ना है, खत्म करना है, समझना है, रिवाइज करना है और फिर फोर्टिफाई करना है. और इन सब के लिए हमने बनाई है एक नर्डोस क्लैट सिलेबस शीट. इस CLAT syllabus sheet में we have given you all the 80 executables that are all the topics that you will need to study for CLAT. If you will see this sheet, it has 80 entries in it, जिसमें आपको इस एंट्री के बाद एग्जीक्यूटेड, रीइंफोर्स और फोर्टिफाई दिख रहा होगा. आपको क्या करना है? आपको जब भी आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे और हर एग्जीक्यूटेबल को एग्जीक्यूट करोगे, यू हैव टू टिक द एग्जीक्यूटेड बॉक्स. जब आप इसका रिवाइज करोगे तो यू हैव टू टेक द रीइंफोर्स बॉक्स. फोर्टिफाई कब करना होगा ये आपको आगे हम बताएंगे. तो इसी तरीके से एक तरफ लीगल एप्टीट्यूड है, फिर हमने लॉजिकल रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश, हर सब्जेक्ट के टॉपिक्स आपको इस शीट में दे दिए. दिस शीट विल बी अवेलेबल टू डाउनलोड एज अ PDF और एन एक्सेल शीट इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. तो आप फ्री में इस शीट को डाउनलोड करिए. चाहो तो अपने टेबल के सामने लगा दो, चाहो तो अपने लैपटॉप पे इस पे काम करने लग जाओ. जब जब आपको टॉपिक पढ़ना है, दिस शीट विल कम टू योर रेस्क्यू. आपको ये पता चल जाएगा कि आपको सिलेबस कितना बचा है,
कितना कंप्लीट करना है, और अभी आप अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में कहाँ पे हो। तो ये तो बात हो गई हमारे एग्जीक्यूटिबल की। एंड नाउ वी हैव मोटा माटी अंडरस्टूड द क्लैट सिलेबस। अब बात आ गई है क्लैट सिलेबस समझने के बाद ये समझने की क्लैट सिलेबस का ऑलवेज ऑन वाला पार्ट कौन सा है। तो ऑलवेज ऑन में 5 चीज़ें जो हम कभी नहीं रोक सकते: मॉक्स, प्रैक्टिस ऑफ सी आर एंड आर सी पैसेजेस, न्यूज़पेपर, प्रैक्टिस ऑफ क्वांट एंड प्रैक्टिस ऑफ लीगल पैसेजेस। ये सारी चीज़ें हमको डेली बेसिस पे करनी है, रेगुलर बेसिस पे करनी है, क्योंकि इनका एक स्पेसिफिक क्वांटिटी नहीं है जो किसी इंसान के लिए अप्रोप्रिएट हो सकती है। वी विल हैव टू ग्रेजुअली प्रैक्टिस, कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस एंड ग्रेजुअली improve in all of these areas. तो हैविंग अंडरस्टूड द क्लैट सिलेबस, अब हमको क्लैट सिलेबस आई होप अच्छे से समझ में आ गया। द नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू इज टू मेक अ डिटेल्ड प्लान। व्हाट शुड बी अ डिटेल्ड प्लान लुक लाइक? तो डिटेल्ड प्लान के लिए सबसे पहली चीज़ जो हमने करी है, वी हैव क्रिएटेड अ डेली चेकलिस्ट। अगर आपको समझ में नहीं आता है डेली सुबह उठने के बाद कि आज क्या क्या करना है, तो बस आप ये चेकलिस्ट अपने टेबल के सामने लगा लीजिए, जिसमें आपको डेली न्यूज़पेपर करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी आरसी और सीआर पैसेजेस की, लीगल के पैसेजेस या डीआई के सेट्स लगाने होंगे, मॉक और उसका एनालिसिस करना होगा, और कम से कम एक एग्जीक्यूटिबल तो हर दिन आपको खत्म करना होगा। अब हमने एक चीज़ कमिट करी थी आपको शुरू में, दैट दिस स्ट्रैटेजी विल एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड द एफिशिएंसीज ऑफ इंडिविजुअल्स। तो अब आप इसमें एक मिनिमम स्ट्रैटेजी देखेंगे। समवन हु इज इन 12th should according to us give at least 5 hours to get into a tier 1 college। अगर आपके पास 5 घंटे मिनिमम है तो आप क्या कर सकते हैं? यू कैन डिवोट 1 hour टू न्यूज़पेपर, half an hour to practice of RC and CR passages, half hour to legal passages one day and DI sets the other day। तो ऑल्टरनेटिवली एक दिन आप आधा घंटा लीगल के पैसेजेस करेंगे और आधा घंटा अगले दिन DI के सेट्स करेंगे। उसके बाद डेली आपको 2 घंटा निकालना है मॉक या उसके एनालिसिस के लिए। अब मॉक और उसके एनालिसिस को कैसे करना है ये हम थर्ड पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। बट आप ये समझिए कि 2 घंटे आपको मॉक देना है, थोड़ा एनालिसिस करना है, और उस एनालिसिस से जो निकल करके आएगा अगले 2 दिनों तक आपको उस पर काम करना है। तो फॉर अ वीक यू शुड बी गिविंग एटलीस्ट 2 मॉक्स, और लास्ट में आपको 1 घंटा लगाना है ऑन एग्जीक्यूटिबल। जो 80 पॉइंट्स की हमने आपको लिस्ट दी है ना, अगर आप एक एग्जीक्यूटिबल भी डेली करोगे तो बाय द टाइम क्लैट हैपेंस आप हर एग्जीक्यूटिबल को 2 बार कर चुके होंगे। तो दिस strategy takes care of revision as well. Once you are clear about the daily checklist, let us move to creating a feedback loop. लेकिन फीडबैक लूप बताने से पहले मैं आपको एक सिंपल चीज़ बताना चाहता हूँ, द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी एंड स्केल। अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो एंड यू स्टार्ट बाय ओनली कमिटिंग 5 hours a day, डू यू नो क्लैट प्रिपरेशन, क्लैट के एंड तक अगर आपने 145 डेज इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करा तो व्हाट वुड यू हैव डन? आपने आरसी एंड सीआर के 3625 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए होंगे, लीगल के 2175 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए होंगे, डीआई के 1087 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए होंगे, और टोटल मॉक के 6000 क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर लिए होंगे। एंड अज्यूमिंग कि आप 1 घंटे में 12 आर्टिकल न्यूज़पेपर के आराम से पढ़ लेते हो, तो आप न्यूज़पेपर के भी 1740 आर्टिकल्स पढ़ चुके होंगे। बट अगर आप एक ड्रॉपर हो और आप वापस से क्लैट दे रहे हो, आपके पास थोड़ा ज़्यादा समय, या आप थोड़ा ज़्यादा समय दे सकते हो, और आपने 7 आवर प्रिपरेशन करी है। अगर आपको 7 आवर प्रिपरेशन करना है तो द ओनली एडजस्टमेंट दैट विल नीड टू मेक इज आप न्यूज़पेपर में थोड़ा समय ज़्यादा दे दीजिए, आरसी एंड सीआर की जो डेली प्रैक्टिस कर रहे हो उसको आधे घंटे की जगह 1 घंटे कर दीजिए, लीगल के पैसेजेस और डीआई के सेट जो आप ऑल्टरनेटिव डेज पे कर रहे हो उसको आधा घंटे की जगह 1 घंटा दे दीजिए, और एग्जीक्यूटिबल को आप थोड़ा ज़्यादा करिए। तो इस तरीके से अगर आप 7 घंटे प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको प्रपोर्शनेटली थोड़ा थोड़ा समय चारों चीज़ों में बढ़ा देना पड़ेगा। और इस तरीके से ये क्लैट स्ट्रैटेजी आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, आप जितना भी क्लैट को टाइम दे सकते हो उसके लिए एडजस्ट हो जाएगी। तो हमने अभी आपको बताया कि किस तरीके से पावर ऑफ कंसिस्टेंसी एंड स्किल एक फ्रेशर के लिए काम करेगी। लेकिन अगर आप एक ड्रॉपर हो या फिर आपने खूब सारा समय क्लैट को दे दिया एंड यू गिवन अराउंड 6.5 hour टू क्लैट, आप 7250 आरसी एंड सीआर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर चुके होंगे, 4350 लीगल क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर चुके होंगे, डीआई के आपने 2175 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए होंगे, मॉक्स अराउंड आपने 7500 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए होंगे, और न्यूज़पेपर के आप 2175 आर्टिकल्स पढ़ चुके होंगे। अब बोलोगे इसमें इतना खास क्या है, ये तो हमको बता दो।
शायद आपको पता होगा या नहीं पता होगा, बट प्लीज़ रिमेंबर, जितने भी हमने गोल्स लिए ना इस पूरी स्ट्रैटेजी में, जो डेली की हमारी चेकलिस्ट थी, वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं थी। इट वॉज कम्प्लीटली डूएबल, इट वॉज वेरी सिंपल। लेकिन वॉट आर वी असेंशियली डूइंग, हम इस स्ट्रैटेजी को डेली फॉलो कर रहे हैं, एवरी डे, विदाउट अ डाउट, टिल क्लैप। जब तक हम इसको फॉलो करते रहेंगे, यू विल रियलाइज कि कैसे ग्रेजुअली आप क्लैट प्रिपरेशन में धीरे धीरे स्कोर इम्प्रूव कर रहे हो अपना, मॉक्स में आपका स्कोर इम्प्रूव हो रहा है, और क्लैट प्रिपरेशन में आपका कॉन्फिडेंस एनहांस हो रहा है। अब कुछ क्वेश्चंस आपके नॉर्मली आ सकते हैं रिगार्डिंग दिस स्ट्रैटेजी। तो चलो, कुछ क्वेश्चन जो हम प्रीएम्प्ट कर सकते हैं वो हम यहाँ पे आंसर करने की कोशिश करेंगे, और कुछ क्वेश्चन जो हम शायद आंसर नहीं कर पाएंगे वो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, तो हम सारे आंसर कर देंगे। न्यूज़पेपर कितना पढ़ना है? तो न्यूज़पेपर को आपको मिनिमम 1 घंटा देना है। अब 1 घंटे में आपको लगता है कि न्यूज़पेपर तो नहीं हो सकता, तो इसके लिए क्या सिंपल स्ट्रैटेजी अपनाना है? देखो, न्यूज़पेपर में यू हैव टू फर्स्ट फॉर द फर्स्ट 3 मिनट्स आपको सिर्फ ये देखना है कि व्हाट आर द 12 आर्टिकल्स दैट यू आर गोइंग टू रीड टुडे। तो सबसे पहले न्यूज़पेपर को पूरा रिव्यू करो, और 12 टॉप आर्टिकल जो आपको लग रहे हैं, उनको मार्क कर लो। वंस यू मार्क, इन द नेक्स्ट 57 मिनट्स इट विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फिनिश योर 12 आर्टिकल्स। कई बच्चे न्यूज़पेपर को इसलिए 2-2 घंटे, 3-3 घंटे तक पढ़ते रह जाते हैं, बिकॉज़ उनको सिलेक्ट करना नहीं आता। एंड while there are a lot of videos, and we are also going to create a video in the future on how to select articles from newspaper, once you have understood how to select articles, how do you force yourself to select articles? वो आप वैसे ही सिलेक्ट आप अपने आप को फोर्स कर सकते हो, इफ़ यू इंश्योर कि आप अपने आप को बोल रहे हो कि आपको 1 घंटा मिला है और टॉप 12 आर्टिकल्स पढ़ने हैं। जब आप अपने आप को फोर्स करोगे टॉप 12 आर्टिकल्स पढ़ने के लिए, यू विल ओनली प्रायोरिटाइज ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द डे। उसके बाद आता है प्रैक्टिस ऑफ सी आर एंड आर सी पैसेजेस। हमको आर सी सी आर के अलग अलग नहीं करने। देखो, आर सी और सी आर कॉम्पोनेंट जो क्लैट का है वो काफ़ी सिमिलर है। इनफैक्ट ट्रुथ बी टोल्ड, बहुत सारे लोग आर सी और सी आर के पैसेजेस में क्या अंतर है ये भी नहीं बता पाएंगे। बट ये आपको हमेशा समझना है कि अगर आप आर सी की प्रैक्टिस करोगे पैसेज को, तो आपकी सी आर इंप्रूव होगा, एंड वाइस वर्सा भी चलेगा। सी आर पैसेजेस प्रैक्टिस विल ऑल्सो एनहांस योर स्कोर इन आर सी। So every day we should be aiming to do at least 5 passages of either RC और CR। आप दोनों को मिक्स कर सकते हो, आप ऑल्टरनेट डेज पे कर सकते हो, जैसे आपको करना है वैसे आप RC और CR के पैसेजेस कर सकते हो। तीसरी चीज, प्रैक्टिस ऑफ लीगल पैसेजेस और DI सेट्स। अगर आप लीगल के पैसेजेस कर रहे हो तो यू शुड बी डूइंग 5 to 6 पैसेजेस इन हाफ एन आवर। बोलोगे लीगल तो पढ़ा नहीं है, लीगल के पैसेजेस करेंगे कैसे? अरे भैया, ये जो वन एग्जीक्यूटिबल है, इसमें हम लीगल की थ्योरी पढ़ने वाले हैं। तो अभी जो बाकी का प्रिपरेशन का पार्ट है ना, वो आपका सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस वाला पार्ट है, और उसके बाद थ्योरी वाला पार्ट जो है उसकी केयर आपके एग्जीक्यूटिबल ने संभाल रखी है। तो प्रैक्टिस ऑफ लीगल पैसेजेस और डीआई सेट्स को हम एक साथ इतना सारा टाइम क्यों दे सकते हैं? लीगल तो सबसे बड़ा सब्जेक्ट है, डीआई सबसे छोटा सब्जेक्ट है। देखो, क्लैट की प्रिपरेशन में अगर आप इस तरीके से टाइम दे रहे हो कि विच सब्जेक्ट हैज़ मोर मार्क्स, वो आप गलत कर रहे हो। हमको इस तरीके से टाइम देना कि किस सब्जेक्ट में ज़्यादा प्रिपरेशन की ज़रूरत लगती है। लीगल पैसेजेस में आप एक चीज़ रियलाइज़ करोगे, वंस यू हैव अ सर्टेन आइडिया अबाउट द लीगल थ्योरी, आप लीगल के पैसेजेस बड़ी आसानी से सॉल्व कर पा रहे हो। लीगल बड़ा ईजी होता है, लेकिन डीआई ऑल्दो कम्स फ्रॉम 15 मार्क्स, कई बच्चों को दादी नानी याद आ जाती है डीआई सॉल्व करने में। इसलिए हमको डीआई और लीगल को इक्वल समय देना पड़ेगा। इन द मोस्ट मिनिमम स्ट्रेटेजी वी विल बी गिविंग हाफ एन आवर टू ईच ऑफ दिस सब्जेक्ट प्रैक्टिस एवरी ऑल्टरनेटिव। और अगर आप इसको ज़्यादा कर सकते हो, इफ़ यू आर अ रीटेकर, आप उसको 1 घंटा भी डेली बेसिस पे दे सकते हो। बात आती है मॉक की और मॉक के एनालिसिस की। इसको हमने 2 घंटा पर डे दिया है। ये ऑलमोस्ट 40% ऑफ योर प्रिपरेशन टाइम विल गो टू मॉक एंड इट्स एनालिसिस। क्या इतना ज़रूरी है? बिल्कुल इतना ज़रूरी है। आपको हर तीसरे दिन एक मॉक देना होगा। हफ्ते में आप 2 मॉक दोगे, उसका एनालिसिस करोगे, और अगले 2 दिन जब आपके पास 2 घंटे होंगे इन द मॉक शेड्यूल, आप उस एनालिसिस से 5 चीज़ें निकाल करके लाओगे और उन 5 चीज़ों पे काम करो। इसके बारे में पूरा डिटेल मैं आपको थर्ड स्टेप में देता हूँ। तो चलिए देर नहीं करते हैं, एंड लेट अस मूव टू द थर्ड स्टेप ऑफ आवर स्ट्रेटेजी। जो हमारी स्ट्रेटेजी के थर्ड पार्ट है, दैट इज टू क्रिएट अ फीडबैक लूप। क्लैट एस्पिरेंट्स की एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है कि वो पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, क्लास अटेंड करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, बट देर इज़ नो वन हु कैन टेल देम कि आप एक गलती कर रहे हो। जब तक आपको कोई अपनी गलती नहीं बताएगा, तब तक आप वो गलती नहीं सुधार सकते, और जब तक आप वो गलती नहीं सुधारोगे, तब बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप क्लैट में सिमिलर गलती करके आ जाओगे। मैं हमेशा से मानता आया हूँ
कि क्लैट में सिर्फ आप 2000 डिफरेंट टाइप के मिस्टेक कर सकते हो और द बेस्ट वे टू अवॉइड दोज मिस्टेक्स इन द एक्चुअल क्लैट इज टू कमिट देम बिफोर। इसलिए हमको गलतियाँ खूब सारी करनी है, खूब सारी प्रैक्टिस करनी है, लेकिन साथ में ये इंश्योर करना है कि हम हमारी गलतियों से सीखें, क्योंकि अगर गलतियों से हमने नहीं सीखा तो वी आर नॉट गोइंग टू डू एक्सेप्शनली वेल जितना हमको चाहिए। ठीक है, तो हाउ डू वी क्रिएट द परफेक्ट फीडबैक लूप, देखते हैं। चलिए तो तीसरे पॉइंट पे आते हैं, हाउ टू क्रिएट अ फीडबैक लूप। क्रिएटिंग अ फीडबैक लूप इज एक्सट्रीमली ईजी, बट नहीं, यहाँ पे तो 5 स्टेप है। आपने तो बोला था 4 स्टेप होगी, 4 स्टेप के बाद इसकी 5 स्टेप, मतलब सिंपल स्ट्रेटेजी बोल के कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजी पकड़ा रहे हो। ये सारे डाउट्स आ रहे हैं आपके मन में? बिल्कुल भी नहीं। ऑल ऑफ दीज स्टेप्स आर एक्सट्रीमली ईजी। जब आप इसको एक बार समझ लोगे, यू विल रियलाइज व्हाट आर द मिस्टेक्स दैट ऑल ऑफ यू आर कमिटिंग सो फार। गाना सुना है वो बॉलीवुड का, जियो तो हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। वैसे ही क्लैट के लिए ये होता है कि मॉक दो तो ऐसे दो जैसे कि आज ही क्लैट हो। या अगर बॉलीवुड के स्टाइल में डायलॉग बोलना हो, तो तुमने तुम्हारे मॉक को अगर क्लैट की तरह दे दिया तो तुम्हें तुम्हारी क्लैट मॉक की तरह लगेगी। चलिए, तो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू? हमको मॉक्स को सिंसियरली देना है, इस तरीके से देना है जैसे कि हम एक्चुअल क्लैट लिख रहे हैं। अगर हमने ये करा तो ट्रस्ट मी गाइस, आपको क्लैट और मॉक में अंतर नहीं समझ में आएगा। जब आप क्लैट दे रहे होंगे, यू विल बी सो कंफर्टेबल that you will finish your paper on time. You will not get unnecessarily panicked. And trust me, 10% of the CLAT aspirant बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके जाते हैं, बट एग्जाम हॉल में पैनिक कर जाते हैं, बिकॉज व्हेन दे वर गिविंग मॉक दे नेवर कंसिडर्ड द पॉसिबिलिटी कि यही एक्चुअल क्लैट होने वाला है। उसके बाद मॉक्स के बाद जैसे ही आपने मॉक्स को दिया, 5 मिनट का ब्रेक लेना है, 10 मिनट का ब्रेक लेना है, 15 मिनट का ब्रेक लेना है, उससे ज़्यादा ब्रेक आपको नहीं लेना है। और यू हैव टू इमीडिएटली एनालाइज योर मॉक्स। कई सारे बच्चे बड़े आलसी होते हैं, तो अब वो लोग क्या करते हैं, और ये सबकी टेंडेंसी होती है, आज करे सो काल कर, काल करे सो कभी नहीं, है ना? तो मॉक को कल पे छोड़ दिया एनालिसिस करने को, एनालिसिस में कभी नहीं होता है। और हमको इमीडिएटली क्यों करना है? बिकॉज वी अंडरस्टैंड द फ्रेम ऑफ माइंड दैट वी आर इन राइट आफ्टर वी हैव गिवन द मॉक। मॉक देने के बाद हम भूल जाएंगे कि एग्जैक्टली जब हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे तब हम क्या कर रहे थे। तीसरी गलती जो लोग करते हैं वो है टू नॉट रीड ऑन द क्वेश्चंस। अरे भैया, जो 150 क्वेश्चन आपके आए थे, क्या आपने सारे सच में सही करे? अच्छा नहीं करे तो हम सिर्फ गलत वाले देख लेना, गलतियां ही तो पता करना है। आपने ही बोला है ना गलतियां पता करना है, गलतियां पता कर रहे हैं, सही हो गए तो सही हो गए, वो तो क्लैट में भी सही हो जाएंगे। हाँ, ये बात सही है कि जो चीज़ आपको आती थी आज, वो क्लैट में भी आपको आएगी, उसमें तो कोई डाउट नहीं। लेकिन यार कुछ तुक्के भी तो लगे होंगे ना, और अगर आपके तुक्के लगे तो वो क्वेश्चन भी हमको पढ़ने पड़ेंगे, उनके टॉपिक्स को भी फोर्टिफाई करना पड़ेगा। तो आप फोर्टिफाई कैसे करें, उसके लिए आती है हमारी स्टेप नंबर 4। यू विल हैव टू राइट डाउन द 5 टॉप पेन पॉइंट्स। अब ये पेन पॉइंट्स क्या होते हैं? पेन पॉइंट्स होते हैं, आपने पूरा क्वेश्चन एनालिसिस कर लिया, आपको समझ में आ जाएगा कि वो कौन सी मेजर चीज़ें थी, वो कौन से मेजर टॉपिक्स थे जो अगर आपने पढ़ लिए होते अच्छे से या आपने अच्छे से रिवाइज करे होते तो आपकी मॉक में स्कोर अच्छा आता। वो आप हर सब्जेक्ट वाइज देख सकते हो कि इंग्लिश में वो कौन सी चीज़ है जिसमें आपने दिक्कत करी। आरसी के टॉपिक्स हो सकते हैं कि आपको बिजनेस आर से समझ में नहीं आया, इकोनॉमी आर से समझ में नहीं आया। करंट अफेयर्स का टॉपिक हो सकता है कि यार मैंने ये पढ़ा था बट ये मैंने मिस कर दिया। या फिर वो डीआई का क्वेश्चन हो सकता है कि यार मैंने टाइम वर्क एंड डिस्टेंस को उतने अच्छे से फॉर्मूला याद नहीं कर पाया। क्रिटिकल रीजनिंग का हो सकता है कि इन्फेरेंस वाले मेरे बहुत सारे गलत हुए। या फिर वो लीगल एप्टीट्यूड का हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ का एक टॉपिक मुझे नहीं आता था। अब आपने जैसे ये 5 टॉप 10 पॉइंट्स आपके लिखे, गो बैक टू द शीट दैट वी हैव क्रिएटेड और आइडेंटिफाई करो कि क्या वो टॉपिक्स वहाँ पे हैं और उनको वहाँ पे हमको खत्म करना है। तो दिस विल बी योर फोर्टिफिकेशन। अब मैंने आपको बोला था ना, दिस स्ट्रैटेजी एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द क्लाइंट एस्पिरेंट। यहाँ पे वही हो रहा है ना? हम हर इंसान, हर क्लाइंट एस्पिरेंट टॉपिक्स को रिवाइज कर रहा है, लेकिन फोर्टिफिकेशन इज बीइंग डन अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। हो सकता है कि आपको एक टॉपिक एक बार रिवाइज करने में बहुत अच्छे से आ गया, अब आपको क्लाइंट तक उसको करने की ज़रूरत नहीं है, तो फोर्टिफिकेशन की उसको कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज इट विल नेवर कम एज अ पेन पॉइंट। लेकिन अगर आपको वो टॉपिक अच्छे से नहीं आया तो फिर तो वो पेन पॉइंट बनेगा, और कभी ना कभी आपको उसको री इन्फोर्स करने के बाद भी फोर्टिफाई करना पड़ेगा। तो दिस इज हाउ आर शीट विल वर्क फॉर यू। और फिफ्थ और आखिरी पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज यू विल हैव टू टॉक टू योर ओन पास्ट सेल्फ। ये क्या मेटाफिजिकल फिलोसॉफिकल बात है? अरे, आपने कभी ये नोटिस करा है कि मॉक में गलतियाँ सिर्फ टॉपिक ही नहीं होती। टॉपिक आता था
लेकिन क्वेश्चन गलत करके आ गए। मॉक का सेक्शन का जो ऑर्डर था वो गलत था, या फिर गलत मोमेंट पे पैनिक कर गए, या फिर आधा मॉक करा तो मन खराब हो गया। मम्मी ने जो सुबह सब्जी बनाई थी इतनी गंदी बनाई थी कि नींद आने लगी। कई सारे कारण हो सकते हैं। आपको वो आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट वाज द टेम्परामेंटल मिस्टेक दैट यू हैव डन। क्योंकि मॉक में जो मिस्टेक होती हैं वो सिर्फ टॉपिकल नहीं होती है, टेम्परामेंटल भी होती है। तो कोशिश करना, जब आपने मॉक एनालिसिस कर लिया है, आपने पाव 10 पॉइंट्स लिख लिए हैं, तब आपको बात करनी है अपने आप से कि अगर आपको मौका मिले 3 घंटे पहले वाले इंसान से मिलने का, और उससे इफ़ यू कैन टेल हिम वन थिंग दैट ही नीड्स टू इंश्योर बिफोर गिविंग द मॉक, दैट विल बी फार मोर इफेक्टिव व्हेन यू विल गो फॉर योर क्लैट प्रिपरेशन। जब आप अपना क्लैट एक एग्ज़ाम देने जाओगे तब आपको रियलाइज़ होगा कि कितनी इंपॉर्टेंट टिप थी। क्योंकि कई सारे बच्चे टॉपिक्स अच्छे से करके जाते हैं, लेकिन क्लैट में जाके पैनिक कर जाते हैं। और अगर हम इन सारे पॉइंट्स को इंश्योर करेंगे तो वी वुड हैव क्रिएटेड द परफेक्ट फीडबैक लूप। अब एक चीज़ इसमें नोटिस करना, दिस फीडबैक लूप विल मेक यू सफिशिएंट। इसमें आपको किसी और की ज़रूरत नहीं होगी, एंड दिस विल एडजस्ट अकॉर्डिंग टू यू। तो जो क्लैट की स्ट्रैटेजी में हमने 40% टाइम मॉक और उसके एनालिसिस को दिया है, वो जब आप एक परफेक्ट फीडबैक लूप बना लोगे, इट विल कम एट योर रेस्क्यू। ये आपके हिसाब से एडजस्ट होगी और आपकी वीकनेस पे आपको काम करने के लिए मदद करेगी। द फाइनल पॉइंट इज टू वर्क ऑन योर वीकनेसेस। कई सारे बच्चों को पता होता है कि उनकी मॉक में सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी, उन्होंने मॉक में कहाँ कहाँ पे गलती कर दी। लेकिन अब गलती तो कर दी है, लेकिन गलती को सुधारने के लिए उस पर काम करना होगा। तो जब आपको अपने 5 पॉइंट्स मिल जाएंगे कि इस मॉक में आपने ये 5 गलतियाँ करी, हर गलती को आपको अराउंड 40 to 45 मिनट देना है और उस पर काम करना है। फॉर इंस्टेंस, अगर आपको लगता है कि आपका एक जीके का टॉपिक कमज़ोर था, तो उसको एनालाइज करो। समझो कि वो किस दिन न्यूज़पेपर में आया था। उस दिन क्या आपने न्यूज़पेपर पढ़ा था? और पढ़ा था तो क्या आपने वो आर्टिकल पढ़ा था? और अगर आपने वो आर्टिकल पढ़ा था तो फिर ये इन्फॉर्मेशन कैसे मिस हो गई? आपको लीगल एप्टीट्यूड का पैसेज आया जिसमें आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं आया, तो उसको पढ़ना पड़ेगा और हमारी शीट में उसको मार्क करना पड़ेगा। अब हो सकता है, क्योंकि यू विल स्टार्ट गिविंग योर मॉक्स राइट नाउ, हो सकता है कि कुछ टॉपिक्स आपने पढ़े ही ना हो। तो इन दैट केस तब भी आप फोर्टिफिकेशन वाले कॉलम में इसको टिक करोगे। जो भी मिस्टेक आपकी मॉक से निकल करके आएगी, उसको आपको फोर्टिफिकेशन वाले कॉलम में टिक करना है, ताकि आप इंडिपेंडेंटली उसको रिवाइज भी कर सको और उसको एग्जीक्यूट भी कर सको। तो दिस वॉज नर्डोज अल्टीमेट क्लैट 22 स्ट्रेटेजी। आप रियलाइज करोगे जो पावर ऑफ स्केल मैंने आपको बताया है वो आपके साथ होगा। यू वुड प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड देयर विल बी नथिंग दैट विल प्रिवेंट यू फ्रॉम गेटिंग योर ड्रीम लॉ स्कूल। द मेजर मिस्टेक दैट वी डू इज टू नॉट ट्रस्ट सिंपल थिंग्स। हम हमेशा कॉम्प्लेक्स चीज़ों को अच्छा समझते हैं और ये सोचते हैं कि यार ये इतनी सिंपल है तो ये काम नहीं करेगी। बट एक महीना काम करके देखो एंड यू विल रियलाइज अ सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट in your glad journey. With this, it was Divya Kumar Garg signing off. And by the way, आप नर्डोस को सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ ही में बेल आइकॉन भी दबा सकते हो। बेल आइकॉन इसलिए, जब ये तो हर यूट्यूबर बोलता है ना, नहीं, बेल आइकॉन इसलिए क्योंकि हम जो भी वीडियो डालेंगे वो क्लैट से रिलेटेड डालेंगे। तो एवरी नोटिफिकेशन दैट यू विल गेट विल नॉट डिस्ट्रैक्ट यू, इट विल बी रेलेवेंट टू यू बिकॉज एवरीथिंग विल बी रिलेटेड टू क्लैट। तो एटलीस्ट क्लैट होने तक आप नर्ड दोस्त के चैनल का बेल आइकन जरूर दबा सकते हैं। चलिए, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।